ओके, विच ऑल बैंक्स आर प्रॉपर। सो ये सब चीजें कौन करके, ओके, विच ऑल बैंक्स आर प्रॉपर। सो ये सब चीजें कौन करके देगा, रेगुलेटर बॉडीज। अब हम आज हम जो स्टडी करेंगे, टुडे आवर डिस्कशन विल बी ऑन द फर्स्ट कंपोनेंट। ओके, पहला कंपोनेंट जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब पहला पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या। ओके, और उसको बनाया किसने। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट इज द ओनली अथॉरिटी पर्सन हु विल मेक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अवेलेबल है उनको कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। ओके, तो गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड a number of financial institutions। ठीक है, क्लियर। अब क्यों बनाया गया है, टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द फाइनेंशियल is provided and this finance will be provided by the financial institution। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कौन बनाया है, गवर्नमेंट, इसके अलावा कोई और नहीं बना सकता। ओके, गवर्नमेंट विल गिव द परमिशन एंड दे विल मेक द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नाउ अब ये गवर्नमेंट कौन से हो सकते हैं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे रूलिंग पार्टी अलग अलग है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स होते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट भी बनाते हैं एज पर दी नीड। ओके, दिस विल बी एज पर दी नीड। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, दे प्रोवाइड बोथ टाइप ऑफ। अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड देयर ओन कैपिटल। अगर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास खुद के पास बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो वो अपने अमाउंट को देते हैं लोगों को और उसके ऊपर बेनिफिट उठाते हैं, देयर ओन कैपिटल एंड लोन कैपिटल, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोगों को। यस, यस सर। यस सर। तो ये हमें ओन कैपिटल, उनके पास जो खुद के पास कैपिटल रहता है वो यूज करते हैं, या तो लोन लेते हैं किसी गवर्नमेंट बॉडी से, उधार लेते हैं, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके पास भी कुछ अमाउंट होते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरीज उनके पास होते हैं, वो पैसे बैंकों को देते हैं और बैंक वो पैसे यूज करते हैं बाय गिविंग लोन टू अदर कॉमन पीपल। तो एक तो उनके पास खुद का कैपिटल होता है, जो वो खुद कैपिटल जो बैंक चालू करता है, जो बंदा बैंक स्टार्ट करता है गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू स्टार्ट करता है, उसके पास खुद के पास कुछ कैपिटल होते हैं। फिर कुछ वो कैपिटल जनरेट करता है बाय सेविंग अकाउंट, लोगों को बोलता है हमारे इधर सेविंग अकाउंट ओपन करो, आपके पैसे हमारे इधर डिपॉजिट करो। फिर या तो लोन लेता है आरबीआई से कि आप मुझे उधारी दो, उसका कुछ इंटरेस्ट देता है आरबीआई को, जिसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो जिसके बेसिस पे अमाउंट गवर्नमेंट पे मतलब आरबीआई देती है। ओके, और ये दोनों कैपिटल को फिर वो लोन फॉर्मेट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। वो भी कैसे देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, फिर मीडियम टर्म लोन। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेस देन 1 ईयर, जो भी चीज अगर आप लेस देन 1 ईयर दोगे तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। देन मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म लेस देन 5 ईयर्स और इक्वल टू 5 ईयर्स, 5 साल का अगर आप लोन दे रहे हो तो मीडियम टर्म लोन हो गया। और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, जो 5 साल से ज्यादा है। तो आप ये ध्यान में रखिए लोन कितने टाइप के हैं, एक शॉर्ट टर्म जो लेस देन 1 ईयर,
ठीक है। मीडियम टर्म लोन जो कि लेस देन है 5 years, और लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो ग्रेटर देन 5 years, 5 साल से ज्यादा। तो ये 3 टाइप के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और लोन देने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं या डिफरेंट चार्जेस, सर्विसेज चार्जेस लेते हैं, और उससे उनका रेवेन्यू जनरेशन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये मेन उनका वर्क है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इनका मेन दूसरा फोकस जो रहता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस सेक्टर ऑफ एनी कंट्री, वेरियस सेक्टर ऑफ एनी कंट्री। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टर्स में बोलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके बाद आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट, तो ये सब सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है। अब ये कौन करता है ये आगे हम देखेंगे कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन से बंदे हैं जो ये सब चीजों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। सो ब्रीफली आपको समझ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, कि ये गवर्नमेंट ने बनाए गए कुछ इंस्टीट्यूशन बॉडीज है जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या कॉमन पर्सन को। ये ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाए गए रहते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए जाते हैं, और इनके पास खुद का कैपिटल होता है या तो कैपिटल वो बोरो करते हैं गवर्नमेंट से टू फंक्शन। तो वो किस टाइप के लोन देते हैं, दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, फिर उसके बाद मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, और ये रेंज भी इनके हैं, ये डिफाइन है लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं और मीडियम टर्म किसको बोलते हैं। ठीक है। है ना, समझ में आया? तो अब हम लोग क्या देखते हैं, मेरिट्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मेरिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझ में आना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बनाया किसने है और क्या करते हैं, वो तो समझ में आ गया। अब इनके एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट काम है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसके लिए होता है, जो कंपनीज, जो पर्सन ज्यादा दिन तक के लिए उधारी लेना चाहते हैं, पैसा बोरो करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 5 years, मोर देन 5 years। ठीक है। तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। उसके बाद सेकंड जो उनका काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मैनेजरल, मैनेजरल एडवाइसेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें क्या करना रहता है कि खाली बैंक लोन देने का काम नहीं करता है, खाली पैसे ही नहीं देता, वो बिजनेस सेक्टर्स को एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो दीज ऑल कंसल्टेंसी इज ऑल्सो गिवन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो ये कौन होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस ऐसे टाइप के काम करते हैं उनको अलग नाम दिया गया है एज पर दी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और उनको क्या उनका अथॉरिटी है वो भी अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ये सब डिफिनीशन कौन डिफाइन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसमें, फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है वो। ये किस, ये रेगुलेटरी बॉडी का काम क्या है, ये पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ध्यान देना। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ध्यान देने का काम किसका है, रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद थर्ड है
मैंने आपको पहले ही बताया, मीडियम टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, ये भी एक इसका मेरिट है। फिर उसके बाद थर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो, जैसे हमने बताया कि कोई कंपनी आती है मार्केट में, उसके उसको अगर पब्लिक होना है, उसे पैसे की जरूरत है, तो अपने शेयर्स मार्केट में वो बेचते हैं। तो वो बेचते कैसे हैं? इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के फॉर्म में उन्होंने अपने शेयर्स देना रहता है। तो वो क्या, कंपनी डायरेक्टली जाके ऐसे मार्केट में नहीं दे सकते शेयर्स, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेना पड़ता है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे शेयर्स को मार्केट में बेचना है। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनसे पूरे डिटेल्स लेते हैं, उनकी कंपनी की पोर्टफोलियो बनाते हैं, उनकी कंपनी का इवैल्यूएशन करते हैं, और इवैल्यूएशन करने के बाद उनकी बैलेंस शीट को देखने के हिसाब से, और उनके काम और उनके कैश फ्लो, बजट, मार्केट कैपिटल क्या है उस कंपनी का, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए उस कंपनी का एक इनिशियल प्राइस डिफाइन करते हैं, और वो प्राइस को ले जाके मार्केट में सब्सक्राइब करते हैं। तो जब वो मार्केट में आता है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, में ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, वो शेयर्स में सब्सक्राइब करते हैं इस शेयर्स को खरीदने के लिए। तो ये सब काम कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके। सर यस। हेलो सर, हाँ, फाइनेंशियल जो ये रहता है ना इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या क्या आता है, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं? यस यस, वो आगे लिस्ट करता हूँ बेटा। पहले मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया किसने। अब दूसरा मैं बता ओके रहा हूँ उनके फंक्शंस और मेरिट क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है। उसके बाद उसका ओके स्ट्रक्चर आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्लासिफिकेशन आएंगे, मतलब उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है ना। ओके सर। हाँ। तो अभी तक आपको समझा ना कि क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें बेनिफिट क्या दे रहा है, व्हाट आर द मेरिट, इसका रहने का फायदा क्या है हमें। हम बोल दिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन कॉमन पीपल या अदर जो भी डिफरेंट सेक्टर्स के पीपल है, उनको इससे क्या फायदा होगा। तो ये सब फायदा वो लोग प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है। तो सब्सक्राइब हो गया सिक्योरिटीज के। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है अंडर राइटर्स। जैसे मैंने अभी बताया, एक एग्जांपल अभी आपको आईपीओ का दिया। अंडर राइटर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, these all things are सेल बाय दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी को भी अपना शेयर्स बेचना है, तो उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही बेचना रहेगा। तो ये अंडर राइटर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, राइट्स इश्यू करना। ओके। तो ये सब किसके थ्रू हो पाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दैट आर द एडवांटेजेस। ठीक है। फिर उसके बाद होता है गारंटी लोन। नाउ गारंटी लोन, इट इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर पैसे की जरूरत है, वो पैसे चाहता है बैंक से या कहाँ से भी, किसी बैंक से कोई जगह से पैसा चाहता है, तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो गारंटी की तरह काम करते हैं, दे बिकम द गारंटर। वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम गारंटी लेते हैं और आप इनको पैसे दे दीजिए। अब वो गारंटर बनेंगे और वो अपना एक हिस्सा कंपनी में बनाएंगे। कैसा? इन द फॉर्म ऑफ मेंबर इन दैट बोर्ड ऑफ कमिटी। उनके बोर्ड में उनका नॉमिनी आ जाएगा, और वो नॉमिनी सारे फाइनेंशियल मैटर में अपना व्यूज और एडवाइस देगा। और किस बिहाफ पे बनेगा? क्योंकि वो गारंटर है। ये कंपनी ने किसी से लोन लिया है, और वो लोग लोन ऐसे ही नहीं दे रहे इनको डायरेक्टली, बोले हम आपको लोन नहीं देंगे, हमें गारंटर चाहिए। जैसे आपने अभी रिसेंटली नीरव मोदी का केस आपने सुना होगा, वो फ्रॉड केस जो हुआ नीरव मोदी का, उसमें क्या हुआ था? नीरव मोदी को डायमंड्स खरीदने थे। कहाँ से खरीदने थे? फॉरेन से। अब फॉरेन से डायमंड्स खरीदना है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, बट ही वॉज द
अकाउंट होल्डर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। तो उन्होंने क्या किए कि भाई पीएनबी बैंक को बोले कि आप हमारे गारंटर बनो। ठीक है, तो पीएनबी बैंक बोला ठीक है, हम गारंटर नोट दे देते आपको। और उन्होंने एलओए ले लिया, लेटर ऑफ इंटेंट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, गारंटी लोन का। तो एक केस था जो हम लोग ने देखा था रिसेंटली, नीरव मोदी का, जिसमें हमें पता चला कि पंजाब नेशनल बैंक वाज अ गारंटर, और वो पैसे कहाँ से आने वाले थे, फॉरेन बैंक से। और फॉरेन बैंक नीरव मोदी को डायरेक्टली पैसे नहीं दे रहे थे, वो बोल रहे थे हमें गारंटर चाहिए। तो नीरव मोदी किसके पास गया, पंजाब नेशनल बैंक के पास गया। उन्होंने बोला कि मेरा आपके पास अकाउंट है, इतना साल का ट्रांजेक्शन है, आप मुझे, आप गारंटर बने मेरे बिहाफ में। ठीक है, तो उन्होंने एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट ऐसा टाइप का बनाया, और उन्होंने उसमें सारी चीजें मेंशन की पंजाब नेशनल बैंक ने, और वो उसे दे दिए। और उसे देने के बाद वो लेटर उसने फॉरेन बैंक को दिया, और उसने डायरेक्टली उससे लोन ले लिया। ठीक है, और फिर आगे का केस आपको मालूम है कि उसने वापस भी पीएनबी बैंक को वो जो देना था उसने अमाउंट नहीं दिया। तो ये गारंटी का लोन का जो मेथड है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया गारंटी लोन का मीनिंग क्या है, कि आपको कोई बैंक आपका गारंटर बने, और आप दूसरे किसी बैंक से लोन ले सके। जब आप नहीं दे पाओगे तो वो गारंटर बैंक है, वो आपके बिहाफ में उसे पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो अथॉरिटी बैंक लेने से पहले सोचे कि मुझे गारंटर बनना है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है लोन इन फॉरेन करेंसी। सी, ये बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज हमें फिलहाल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी को, जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालते हैं या कोई भी एक इंडस्ट्री प्लेस किया जाता है, तो उसमें जो मशीनरीज लगते हैं, वो मशीनरीज हम इंडिया में नहीं मिलते, वो सब फॉरेन से खरीदा जाता है। जब फॉरेन से खरीदा जाता है तो उसके पेमेंट भी हमें फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा। तो फॉरेन करेंसी हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये भी सर्विस, ये भी काम कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके देता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, एक तो या हमें पैसे को कन्वर्शन करा के देता है फॉरेन बैंक से कोलैबोरेट होके। ओके, या तो ऐसा होता है कि वो गारंटर बनता है, फिर मशीनरी का कॉस्ट किससे ले, पैसे किससे लेगा, इंडस्ट्री से लेगा, इन द फॉर्म ऑफ लोन उनको देगा, और वो मशीनरी खरीद के इंडस्ट्री वाले को देगा। तो ये लोन इन फॉरेन करेंसी ये भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, so these are the merits, these are the very important merits, and why the financial institutions came into picture, and why the people are using, taking the help of financial institutions to complete their transactions, or other financial related parameters can be covered। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या होता है, दैट इज डीमेरिट, और हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं ये सब अच्छा ही है, कुछ लिमिटेशन है, कुछ प्रॉब्लम भी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। अब सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है, आप लोग जानते हैं कि अभी आप भी अभी स्कॉलरशिप का अप्लाई करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना पेपर वर्क करना पड़ता है। एक स्कॉलरशिप लेना है तो कितनी सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, ये सुनो। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्कॉलरशिप जो देता है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट बॉडी है। इनके पेपर वर्क बहुत ज्यादा होते हैं, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होता है, प्रोसीजर टाइम इज वेरी कंज्यूमिंग। ओके, प्रोसीजर टाइम इज consumption and expensive। ठीक है, समझना। तो दैट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट लिमिटेशन। अब धीरे धीरे लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कम कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा अभी केवाईसी हो गया है, बंदे को घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन हो जाता है,
सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है। ट्रांजेक्शन अभी घर से हम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। पहले हमें कुछ एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना पड़ता था, क्या स्लिप पे भरो, फिर स्लिप पे जाके अप्रूवल लो, फिर स्लिप जाता है कैशियर के पास, फिर वो उधर से ट्रांजेक्शन करेगा या तो आपको कैश विड्रॉ करके देगा। अब हमारे पास एटीएम मशीन है, हम वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टाइम कंजम्पशन इज रिड्यूसिंग। ओके, समझ रहे? तो ये धीरे धीरे जो टाइम कंजम्पशन है वो कम होते जा रहा है, बट अभी फिर भी है। लोन लेना अब थोड़ा सा फास्ट हो गया। पहले लोन लेना कम से कम आपको अप्लाई करके 3 से 4 महीने लग जाते, तब आपको होम लोन इश्यू होता था। अब जाहिर सी बात है, होम लोन 1 मंथ के अंदर अंदर इश्यू हो जाता है। पर्सनल लोन अगेन 3-4 मंथ्स लगते थे, अब विद इन अ डे पर्सनल लोन इश्यू हो जाते हैं। व्हीकल के लिए लोन लेना है या बहुत सारे काम के लिए, हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए कुछ भी काम करना था तो उसके लिए प्रोसेस बहुत बड़ा था। तो ये एक लिमिटेशन था जो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। फिर दूसरा होता है कि नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो आप शेयर करो अपने शेयर होल्डर्स के साथ। जिस कंपनी के का आपने शेयर खरीदा है और उस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट, क्या उसका ईयर का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो अपने शेयर्स को इक्वली डिवाइड करता है। सपोज एक कंपनी का शेयर 500 मार्केट में है और उस सपोज और प्रॉफिट जो हुआ उसको 10,000 का हुआ, तो 10,000 डिवाइड बाय 500। ओके, 10,000 इज द प्रॉफिट कंपनी का और 500 उसके शेयर मार्केट में है, तो 10,000 डिवाइड बाय 500, जितना अमाउंट आएगा वो डिविडेंड फॉर्म में हर शेयर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाए। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बोलता है कि अगर सपोज वो जो कंपनी है जिसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ था और उसके पास 500 शेयर होल्डर्स हैं, जिनके 500 शेयर होल्डर के पास रखे हुए हैं, बैंक क्या बोलता है कि आपने तो मुझसे लोन लिया हुआ है, आपका इतना लोन बाकी है, जो आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ है आप बांटो मत, आप वो लोन आपका चुकता करो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बैंक जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, ये एक लिमिटेशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरफेयर करते हैं कंपनी के काम में, जिधर पे भी वो लोन देते हैं उसके काम में वो इंटरफेयर करते हैं। ये एक लिमिटेशन है इंडस्ट्री को और शेयर होल्डर्स को भी, क्योंकि लोन तो कंपनी ने लिया, उसमें शेयर होल्डर्स का क्या नुकसान है? अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स, जो कि नहीं दिया जाता, क्योंकि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट। कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी का शेयर होल्ड करता है, तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो वो कंपनी की मर्जी, वो प्रॉफिट शेयर करे शेयर होल्डर्स के साथ या नहीं करे। तो ये एक लिमिटेशन है, शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान होता है इसमें। एग्जैक्टली है। तो दैट इज अ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे बैंक फोर्स कर सकती है कंपनी को कि आप पैसे नहीं दोगे, आपका प्रॉफिट आप शेयर नहीं करोगे, आप जो प्रॉफिट अर्न करे हो या तो हमारा लोन कम कर दो, लोन चुकता करो जो हमने आपको दिया है, या तो फिर उसको सेफ में रखो कि इनकेस कभी आप लॉस में रहे तो मेरा जो ईएमआई है, जो लोन का ईएमआई है, वो आप प्रॉपरली पे कर सकते। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो डीमेरिट्स है, वो है इंटरवेंशन इन द इंडस्ट्री वर्क प्रोफाइल। जो जैसे कोई इंडस्ट्री ने हमें लोन लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है और ज्यादा अमाउंट का लोन लिया है, तो क्या होता है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि अपना नॉमिनी भेज देते हैं उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कि भाई मेरा एक नॉमिनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड करो। अब वो बंदा मेंबर बन जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और जो भी मीटिंग होती है वो सारी मीटिंग में बैठता है, जो भी डिस्कशन है वो सारे नोट करता है और सारे नोट करके वापस से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बता देता है।
तो ये डिफिकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम है। कोई बाहर का बंदा हमारे थर्ड पर्सन हमारे मीटिंग में रहेगा तो इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू ग्रो, है ना? यस और नो? Yes, sir. सो देयर Can बाय be leaked. Yes, sir. yes restricting the power of the company, कंपनी के पावर कम हो जाते हैं, कुछ वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं कर पाता। जैसे कि डिविडेंड का एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया, वो बोलेंगे डिविडेंड आप नहीं दो। अब आपके 2000 करोड़ लोन आपने लेके रखा है मेरे हमारे पास से, और आपका प्रॉफिट हुआ तो आप सीधा बांट रहे हो। कभी आप डेफिसिट में गए, लॉस में गए, तो फिर हम हमसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि ये महीना ये साल हम आपको ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाएंगे, है ना? क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आरकॉम का, जैसे अनिल अंबानी का केस, व्हाई इट इज बैंकरप्टेड बिकॉज ऑफ द नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस। जो उन्होंने लोन लेके रखा था सब बैंक से, वो लोन को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए और उनको लॉस हुआ, बैंकरप्ट हो गए, और सारे उनके एसेट्स बेच के अभी बैंक के लोन चुकते किए जा रहे हैं। ये सुनो, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। इसी वजह से जो मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, दे डोंट गिव डिविडेंड। उनके शेयर्स के कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनके शेयर्स 1900 2000 पर शेयर है, लेकिन दे डोंट गिव डिविडेंड। एग्जैक्टली। नाउ इट इज द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटल कंपनी इन इंडिया, सबसे बड़ी कंपनी है। उनका 12 लाख करोड़ का कैपिटल कंपनी है, कॉस्ट कंपनी है। सो आपने रिसेंटली सुना भी होगा, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, गूगल ने इन्वेस्ट किया है रिलायंस कंपनी में। फिर ये KKR करके एक अबू धाबी की कंपनी है, उसने इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हुए रिलायंस में अभी फॉर 5G नेटवर्क, जियो का और जियो मार्ट का। सो अब इसमें क्या हो रहा है कि सब बोर्ड मेंबर्स है, फेसबुक वाला भी बोर्ड मेंबर है जियो का, KKR कंपनी वाला भी है, कि दे आर होल्डिंग 10% स्टेक इन द जियो कंपनी, है ना? तो इस वजह से क्या हो रहा है कि दे आर नॉट एबल टू गिव डिविडेंड। दे हैव गॉट प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट, बट दे डोंट गिव डिविडेंड टू दी शेयर होल्डर्स, तो लॉस है शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली सर हम फिर शेयर को बेच सकते हैं अगर उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, किसी यस दूसरे को शेयर बेच यस सकते हैं यस, और उसी उससे ही प्रॉफिट हो सकता है। यस उसी से प्रॉफिट होता है, हमें उसी से प्रॉफिट होता है। आपके पास शेयर्स है, आपने 50-100 खरीद के रखा है, आप 1-2 महीना होल्ड करते हो, जब आपको लगता है कि आपके शेयर्स की कीमत 3 से 4% बढ़ गई है, आप बेच दीजिए। तो बेसिकली सर ये शेयर कौन लेता है दूसरा, अगर हमें बेचना है तो दूसरा कौन पर्सन लेता है? जैसे आप बेच रहे हो तो आप जैसा कोई बंदा रहेगा वो खरीदेगा, है ना? ओके सर, अंडरस्टूड। बहुत है पब्लिक खरीदने वाले। जैसे ये सब्जी मंडी होती है, वैसा ही ये शेयर का सब्जी मंडी है, जिसमें सारे कंपनी के शेयर्स होते हैं, कुछ लोग खरीदते रहते हैं, कुछ लोग बेचते रहते हैं, है ना? समझ यस में आ सर। रहा है? तो जिसको जो भाव मिलता है वो सेटिस्फाई होता है, वो बेच के निकल जाता है, और फिर दूसरा शेयर कोई खरीदता है जो उसे लगता है कि हाँ ये आगे शेयर ग्रो करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, कि उन्होंने 10-15 साल, एक ने कुछ TCS कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी के शेयर्स कुछ 100 रुपए में खरीदे थे 2002 में, ठीक है, और आज शेयर की कीमत है कुछ 3500 रुपए एक शेयर TCS की। तो उसको अगर उसने इतने साल 15 साल होल्ड करके रखा है, तो 100 का शेयर TCS का 3000 पर शेयर प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हो 100 रुपये मल्टीप्लाई किया, 100 भी शेयर खरीदा उसने, तो उतना उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन 15 साल, लेकिन 15 साल मालूम नहीं ना 3 लाख, 15। हाँ, हेलो। अराउंड 3 लाख। यस यस, और लेकिन वो एश्योर नहीं है ना, क्योंकि जब उसने 100 रुपये का खरीदा तो उसे मालूम नहीं था कि TCS का शेयर 3000 हो जाएगा 2020 में, है ना? यस तो सर। दीज आर द फैक्टर्स कि हम कितना दिनों तक अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करके रख सकते हैं। दैट इज टोटली डिसाइडेड बाय यू।
आप कैसे उसको, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही है? अभी आ रही है क्लियर आवाज बेटा? यस सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अभी सही है। हाँ थैंक यू। तो मेरिट्स डीमेरिट्स लिमिटेशन समझ में आया? 3 ही लिमिटेशन है, यही फैक्टर्स जो है हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थोड़े प्रॉब्लम होते हैं। पहले वाले तो कम हो रहे हैं, सेकंड 2 तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वो लोग इंटरवेन करते हैं। जिधर पे भी उन्होंने ज्यादा पैसा 100 करोड़ 200 करोड़ अगर किसी कंपनी को लोन दिया है तो वो जरूर इंटरफेयर करेंगे उनके काम में। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स, जो हम लोग बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। हाँ, अभी एक क्वेश्चन है, शेयर वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड रहती है? यस, देखो बेटा ये अभी मैं सिंपल चीज में बताऊं तो शेयर की जो प्राइस है वो उसके बैलेंस शीट पे डिपेंड करती है, उसके कैश फ्लो पे, ऑपरेटिंग फंड्स पे, फिर उसके बाद उनके डेब्ट कितने हैं, लोन कितना लिया हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स को क्यूमुलेटिव करके, कंबाइन करके एक शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है। लेकिन ये स्टार्टिंग में होती है, इनिशियल प्राइस ऑफरिंग में होती है। और उसके बाद तो जब वो मार्केट में आता है तो वो उस पर डिपेंड करता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, कि एवरी क्वार्टर बाय क्वार्टर वो लोग अपना अर्निंग रिलीज करते हैं। हर कंपनी को बाय डिफॉल्ट रूल है, कंपलसरी, अगर किसी कंपनी ने अपना क्वार्टर का अर्निंग रिलीज नहीं किया उसको बहुत बड़ा फाइन बैठता है। तो हर कंपनी अपना एक डेट बनाती है कि 3 महीने के बाद मेरा ये तारीख को मतलब क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर करूंगा। वो आपको पूरा ओपनली पीडीएफ फाइल वो लोग अपलोड कर देते हैं, यू कैन सी। इट इज पब्लिक कंपनी ना, तो आपको सारी चीजें वो आपको बता देते हैं। अब ये बस खाली वो पीडीएफ फाइल बहुत बड़ी रहती है, उसको पढ़ना है और समराइज करके हमने समझना कि हाँ कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है कि खराब है। और अच्छा है तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और अगर खराब है तो फिर शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर कंपनी क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव करी तो शेयर को होल्ड करके रखना है। अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है तो बेच के निकल जाना है, जो प्रॉफिट मिला वो निकल ले लेना है, बस यही हमारा स्टैंड रहना चाहिए हमेशा। समझे? ये Yes, sir. अंडरस्टूड। हम ज्यादा Yes. उसके ऊपर उसको खींचने का नहीं कभी भी, कोई भी शेयर को कि हाँ भाई अब आज ये गिरा है, कंपनी लॉस में है तो कल प्रॉफिट, वो सब सोचना नहीं। 2 क्वार्टर में आपको लगा कि उस कंपनी के लॉस ही हो रहे हैं, गेट आउट फ्रॉम दैट, बेच के दूसरा कंपनी लो। बहुत कंपनी है, 3,500 शेयर कंपनी है, अब कौन सा शेयर खरीदोगे? 3,500 कंपनी के शेयर मार्केट में है ना। तो हम देखते हैं टाइप्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको ये मालूम पड़ेगा कौन कौन से टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला होता है शेड्यूल, शेड्यूल बैंक। देखो एक और इससे पहले एक ब्रीफ में बता देता हूँ, दो ही मेन 2 टाइप है, एक है बैंकिंग और दूसरा है नॉन बैंकिंग। ओके, फर्स्ट मेजर कैटेगरी जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, अब पहले हम जाते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग के अगेन डिफरेंट टाइप्स है, उसमें भी 2 पहले कैटेगरी है और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाँ अब देखो ये, अब मैं आपको बताता हूँ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, पहले आप समझ लीजिए। बैंकिंग मतलब क्या था? बैंकिंग आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो जो मल्टीपल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं। उनके मल्टी डायरेक्शंस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं, उनके मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ सेविंग्स अकाउंट होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स होते हैं। उनको कोई एक पर्टिकुलर स्कीम नहीं होता, मल्टीपल होते हैं, बहुत सारी चीजें वो करते हैं। तो वो क्या होते हैं? बैंकिंग फाइनेंशियल, समझ में? अब दूसरा जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी बैंकिंग सिस्टम की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उनका एक प्री डिफाइंड होता है, एक ही टाइप का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको फ्रीडम नहीं है, सब टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करते, वो किसी भी कॉमन पर्सन से पैसे लेके सेविंग अकाउंट नहीं कर सकते। हाँ वो लोन दे सकते, लोन देंगे। समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा फर्क है, समझ में आया? बैंकिंग क्या है, वो लोगों से पैसे लेते हैं और फिर लोगों को लोन भी देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन देंगे, व्हीकल का लोन देंगे, मेडिकल लोन देंगे, फिर बाद में पर्सनल लोन देंगे, होम लोन देंगे। समझ में आ रहा है? अलग अलग टाइप के, सब टाइप के लोन देंगे। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो खाली एक ही पर्टिकुलर टाइप का लोन देंगे, लेकिन उनके पास सेविंग अकाउंट नहीं होता, वो किसी से पैसे कलेक्ट करके अपने पास सेव नहीं करते, वो खाली लोन देने का काम करेंगे, बट एक ही सेक्टर का लोन देने का काम करेंगे। समझ में आ रहा है? उनको खाली देने का काम है और एक ही टाइप का लोन देंगे। समझ आया सबको? क्लियर है? अंडरस्टूड और यस नॉट? सर। हाँ, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, हाँ दोनों में, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग में काम दोनों का सेम ही रहता है, लेकिन एक जो है ही इज अ क्रिएटर ऑफ मनी, बैंकिंग सिस्टम पैसे को क्रिएट करता है, पैदा करता है, और नॉन बैंकिंग सिस्टम पैसे क्रिएट नहीं करते, वो सिर्फ खाली देने का काम करते हैं, ले देते हैं और उसी से लेते हैं। यहाँ पे लूप है, एक से ले रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और फिर दूसरे से लिए तीसरे को दिए, ऐसे मल्टीपल उनका काम है। इस वजह से कैसा अमाउंट पैसा वो जनरेट करता है। ये क्रिएटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, व्हाई बैंकिंग सिस्टम का कॉल्ड एज क्रिएटर ऑफ मनी, पैसे क्रिएट होते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मनी। पैसा मतलब ऐसा फिजिकली नोट नहीं, वर्चुअल मनी क्रिएट है। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आपको? वर्चुअल मनी क्रिएट है। ठीक है? अब बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में दो टाइप है, एक है शेड्यूल बैंक्स, ये आपने शायद सुना होगा, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। ये आप खाली इतना ध्यान रखिए, शेड्यूल बैंक क्या होता है, जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई विच वाज रिलीज्ड इन 1934, जो बैंक इस शेड्यूल में, इस लिस्ट में है, उसे शेड्यूल बैंक बोलेंगे। जो बैंक इस सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट which was released in 1934, so those banks will be called as scheduled bank। और बाकी जो लिस्ट में नहीं थे, जो भी बैंक थे और ये बनाए गए जो लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं अवेलेबल है, they are called as non scheduled bank। ओके, क्लियर है? समझ आए? शेड्यूल बैंक कौन है? बैंक नेम available in the list of second schedule RBI। Are you getting ना? समझ रहे हैं ना? Yes। सर लेकिन हेलो, इसके अलावा और क्या डिफरेंस है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में? कोई डिफरेंस नहीं बेटा, नथिंग, बस यही है, वो आरबीआई ने एक्ट रिलीज किया था और उस एक्ट में जो बैंक्स उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए वो शेड्यूल बैंक, और नॉन शेड्यूल बैंक मतलब जो आरबीआई की पॉलिसी में नहीं आते। ओके, उनको आरबीआई कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता। जैसे आपने अभी सुना होगा जो बैंक बंद होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, जैसे यस बैंक का प्रॉब्लम हुआ है ना, उन्होंने मॉनिटरी चालू कर दिया यस और फिर बाद में बैंक को हेल्प किया उन्होंने अपनी तरफ से पैसे देके। तो यस बैंक क्या है? इट्स अ शेड्यूल बैंक। ये सुनो, बट इट कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर, शेड्यूल बट प्राइवेट सेक्टर, बट कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। मींस उस प्राइवेट बैंक में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होता है, जो भी हेड होता है, वो कौन डेप्यूट करता है, अपॉइंट करता है? आरबीआई करता है। उसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? आरबीआई करेगा। प्राइवेट बैंक है बट वो खुद से नहीं अपॉइंट कर सकते अपने आप को,
समझ में आया आपको? यस। Okay, sir. हाँ, फिर नॉन शेड्यूल बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई का कुछ इसमें लेना देना नहीं उनसे। वो सब अपना ही देखते हैं। हाँ, वो जैसे कोई लोगों ने अपना बना लिया, छोटा मोटा ग्रुप बना के एक बैंक चालू कर लिया, लेकिन उसके कैसे गारंटी नहीं रहता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब उसका कोई मतलब अथॉरिटी नहीं रहती। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, फीस पेमेंट आप करते हो, डिमांड ड्राफ्ट बना के लाते हो, तो पूछते ना आप शेड्यूल बैंक है कि नॉन शेड्यूल बैंक है, पहले ही पूछते हैं ना, क्योंकि नॉन शेड्यूल बैंक का ट्रांजेक्शन का कोई गारंटी नहीं रहता ना। समझ में आ रहा है? सर मतलब नॉन शेड्यूल मतलब जो आरबीआई से रजिस्टर ना रहे वैसा। हाँ, वैसा भी हो सकता है, लेकिन अभी लिस्ट में नहीं है तो मतलब नॉट रजिस्टर्ड ही हुआ ना। क्यों? अब ये लॉ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, कैसे वो तो अलग डायरेक्शन है, उतना डिटेल में अपने को तो अभी जाना नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि अपने रिलेवेंट नहीं है। वो एक्ट उन्होंने बनाए, वो एक पीडीएफ फाइल होगी, अगर हम डाउनलोड करके रीड करते हैं तो और हमें बेहतर समझेगा कि उनके एक्ट में क्या मेंशन किया है शेड्यूल बैंक से रिलेटेड, है ना। बट उन्होंने एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में हमें हमें समझना है कि शेड्यूल बैंक जो होते हैं उनका नाम सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में अवेलेबल है, जो 1934 में एक्ट बनाया गया है। ठीक है ना, समझे? Yes. यस। सर उसके बाद भी कितने बैंक तो बने होंगे ना 1934 के बाद। हाँ, ये तो एक्ट बना था ना 1934 में बेटा, ओके ओके। ये एक्ट है। एक्ट में उन्होंने रूल बनाए होंगे कि शेड्यूल बैंक कौन होंगे, उनकी क्या फीचर्स होगी शेड्यूल बैंक की। समझ में आ रहा है? तो वो फीचर्स हम जो बैंक को बनना चाहता है वो अपने पूरे फीचर्स प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइड करने के बाद आरबीआई को लेटर भेजेगा, फिर आरबीआई मॉनिटर करेगा, चेक करेगा, ड्यू डिलीजेंस जो होते हैं वो पूरे फॉलो करेगा प्रोसेस में, और फिर बाद में उनको बैंक ओपन करने का परमिशन मिलेगा, है ना। समझ रहे आप? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ, क्योंकि देखो कैसा है, बैंक किसी को भी ओपन करने का परमिशन नहीं मिलता, कोई भी बैंक ओपन नहीं कर सकता डायरेक्टली जाके, क्योंकि लोगों के पैसे होते हैं ना। अब आपने बैंक ओपन किया, अब छोटे छोटे गरीब आदमी लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो जाके अपने पैसे वहां पे डिपॉजिट करेंगे, बोलेंगे बैंक है भाई, पैसे सब डिपॉजिट कर देते हैं, और पता चला वो बैंक पैसे लेके गायब हो गया या बंद हो गया, बोल दिया पैसे लॉस में चला गया, तो क्या कर सकते हैं। जैसे अभी बीच में एक लक्ष्मी करके, विजय लक्ष्मी करके बैंक, कोई एक बैंक था वो बंद हो गया, तो डिपॉजिटर्स का लॉस हो जाता है ना, उसमें आरबीआई को फिर जिम्मेदारी हो जाती है कि डिपॉजिटर्स के पैसे को कैसे दिया जाए, है ना। समझ रहे हो? यस, एवरीबॉडी Yes, sir. अंडरस्टैंड। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। अब शेड्यूल बैंक में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, उसमें दो टाइप होता है शेड्यूल ये बैंक में, एक होता है कमर्शियल कमर्शियल बैंक, और दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। देखो अभी ये शेड्यूल बैंक के टाइप्स हैं, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक के टाइप्स है। अब कमर्शियल बैंक के टाइप्स कौन से होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, फिर होता है प्राइवेट बैंक, फिर उसके बाद होता है फॉरेन बैंक, उसके बाद होता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स अवेलेबल है कमर्शियल बैंक में। और फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जो आपने सुना होगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आपने सुना होगा मर्चेंटाइल बैंक होता है, बॉम्बे मर्चेंटाइल बैंक, ये सब कोऑपरेटिव बैंक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है।
और फिर अदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, जैसे सोसाइटी भी अपने बैंक्स बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होते हैं, उनके भी बैंक्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं। अभी फिलहाल आज की तारीख में 12 खाली पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें एसबीआई आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन पंजाब नेशनल बैंक आता है, सेंट्रल बैंक आता है। दीज आर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। आपने सुना होगा अभी बीच में मर्ज हो गया है बैंक्स, है ना, देना बैंक और छोटे छोटे बैंक जो मिलके अब बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। इट्स अ पीएसयू बैंक। है ना, समझ में आ रहा है? Thank you very much everyone for attending this session. So I will be Thank you, ending sir. this. Thank you very much. आवाज नहीं क्लियर आ रही, सुफियान क्या बोल रहे हैं? हेलो।